अस्सलामुअलैकुम। जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 12th लेक्चर है। और जैसे आप सबको पता है कि इन दिनों हम गवर्नमेंट अकाउंट्स यानी चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 पे आज हमारा 4th लेक्चर है, जिसके अंडर हम रूल 92 to 102 को कवर करेंगे। एंड इन रूलिंग्स के अंडर जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो है प्रोफार्मा अकाउंट्स, पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि हम रूलिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं सो दैट मेमोराइज करने में, रिकॉल करने में और एग्जामिनेशन के टाइम पे हमें आसानी हो। तो इस हिसाब से हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो बनता है, व्हाट आर प्रोफार्मा अकाउंट्स? प्रोफार्मा अकाउंट्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे हमें पता है कि जितने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज होती है, तो अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए उनको पर्टिकुलर अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करने पड़ते हैं, है ना। जैसे हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, रेवेन्यू अकाउंट होता है, या अपने अपने जो भी हमें बताए गए हैं कि क्या क्या अकाउंट्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं मैंडेटरी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को टू कैरी आउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। तो वो अकाउंट सबके पास सेम होते हैं, यानी हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अपनी बजटरी ट्रांजैक्शंस के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए, अपने एक्सपेंडिचर के लिए कुछ पर्टिकुलर अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो दो टाइप्स के होते हैं। कुछ तो वो होते हैं जो कि नॉन कमर्शियल होते हैं और कुछ होते हैं वैसे जो कमर्शियल एक्टिविटीज को भी अंडरटेक करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा नेविगेशन हुआ, इरिगेशन हुआ, एस्टेट्स वगैरह हुआ, ठीक है। यानी ऐसे डिपार्टमेंट्स जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ भी वाबस्ता है, उनको अपने मेन अकाउंट्स के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं, जिनके अंडर वो इन कमर्शियल एक्टिविटीज का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए वो एडिशनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, या जिन्हें हम कहेंगे सप्लीमेंट्री या सब्सिडरी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उन्हें नाम दिया गया है प्रोफार्मा अकाउंट्स। तो प्रोफार्मा अकाउंट्स वो सब्सिडरी या सप्लीमेंट्री या एडिशनल अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, जिनके अंडर वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज का जो है हिसाब किताब रखते हैं, ठीक। यानी हम ऐसे कहेंगे कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज के साथ वाबस्ता है, वो उन कमर्शियल एक्टिविटीज के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की डिटेल्स के लिए जो एडिशनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उन अकाउंट्स का नाम है प्रोफार्मा अकाउंट्स। फाइन। ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज है ये प्योरली कमर्शियल भी हो सकती है या कासी कमर्शियल भी हो सकती है। जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एंड उनका फिर एक स्टोर होता है कहीं पे, ठीक है, जहां पे हमें, जैसे हमारे होते हैं कोऑपरेटिव स्टोर्स वगैरह होते हैं, या जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उनके आउटलेट्स होती है, यानी कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारी इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग जो हमारे पास एक डिपार्टमेंट क्रिएट किए गए हैं, तो जिसे हम कहते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वगैरह, वो या एलाइड डिपार्टमेंट्स जो है वो फिर अपना एक स्टोर रखते हैं या अपना एक आउटलेट रखते हैं, वो हम कहेंगे कासी कमर्शियल नेचर, ठीक है। और कुछ डिपार्टमेंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे कमर्शियल नेचर के होते हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनमें टू सम एक्सटेंट कुछ ही कमर्शियल नेचर की एक्टिविटीज होती है। तो इन सारे के सारे इधर कमर्शियल हो, कासी कमर्शियल हो, इन सब डिपार्टमेंट्स को इन एडिशन टू द एक्चुअल अकाउंट्स, इन एडिशन टू द मैंडेटरी अकाउंट्स, एडिशनल या सप्लीमेंट्री अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं प्रोफार्मा अकाउंट्स का, ठीक है। यानी कि अगर कोई डिपार्टमेंट एक स्टोर मेंटेन करता है, एक जिसे हम कहेंगे एक आउटलेट मेंटेन कर रहा है, या कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री बना रहा है कहीं पे, उसको मेंटेन कर रहा है, तो उन चीजों के लिए ये प्रोफार्मा अकाउंट्स जो है वो मैंडेटरी बन जाते हैं उन डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है।
तो इन प्रोफार्मा अकाउंट्स का क्या मकसद होता है कि देखिए, जो हमारी मेन एक्टिविटीज होती है डिपार्टमेंट की, जिसके अंडर डिपार्टमेंट का मेन रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जाता है, उसके लिए तो मेन अकाउंट्स हमारे पास होते हैं। तो जो ये कमर्शियल एक्टिविटीज होती है डिपार्टमेंट की, इसमें हम देखते हैं कि इसके अंडर डिपार्टमेंट ने क्या प्रोग्रेस दिखाई या क्या लायबिलिटी क्रिएट की। इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए, सो दैट जो हमारी एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स हो वो हमें एक्यूरेटली पता चले, प्रोफार्मा अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो प्रोफार्मा अकाउंट्स जो है वो हम प्योरली जो है कैश बेसिस पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि इसमें हमारा जो है ओवरऑल कैश ही कैश नहीं होता, इसमें हमारा कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस वगैरह जो है वो आता है। इस वजह से जो है हम इन अकाउंट्स को प्रोफार्मा का नाम देते हैं, बिकॉज हम इनको प्योरली कैश बेसिस पे नहीं रख पाते। अगर प्योरली कैश बेसिस पे रखवाते तो हम इन्हें भी जो है जो हमारे बेसिक अकाउंट्स हैं उनके अंडर रख सकते थे, लेकिन कुछ ये एक्टिविटीज ऐसी होती है जहां पे आपका ओवरऑल कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होता है, जहां आपका लॉस और प्रॉफिट भी देखा जाता है, ट्रेडिंग देखी जाती है। तो इस वजह से ये जो प्रोफार्मा अकाउंट्स है इन्हें नाम दिया गया, यानी इन अकाउंट्स को नाम दिया गया है प्रोफार्मा अकाउंट्स, क्योंकि हम ये प्रोफार्मा बेसिस पे मेंटेन करते हैं आउटसाइड द मेन अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी प्रोफार्मा बेसिस पे मेंटेन किए जाने वाले अकाउंट्स जो कि इन एडिशन टू द मेन अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के टू अंडरटेक द कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है, उनका नाम है प्रोफार्मा अकाउंट्स। और इन्हें प्रोफार्मा क्यों नाम दिया गया है? बिकॉज हम इन्हें प्योरली कैश बेसिस पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नाउ जो कि प्रोफार्मा अकाउंट्स होते हैं वो किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं, ये उस फॉर्मेट में या उस प्रोफार्मा में या उस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं जिस तरीके से डिपार्टमेंट को नीड लगती है या जिस तरीके से उस डिपार्टमेंट के लिए प्रेस्क्राइब किया गया होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रोफार्मा अकाउंट्स जो रिलेटेड टू है इरिगेशन, नेविगेशन, एम्बैंकमेंट एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स या बाकी गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है वो प्रिपेयर किए जाने चाहिए बाय सिविल अकाउंट ऑफिसेस के थ्रू। ठीक है, प्रोफार्मा अकाउंट्स जो है वो कभी कभार क्या होता है, जरूरत पड़ती है उन ट्रांजैक्शंस के लिए भी बनाने की जो कि रिलेट नहीं करती है कमर्शियल या कासी कमर्शियल एक्टिविटीज को। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फेमाइन रिलीफ फंड वगैरह होता है, उस टाइम पे जो है प्रोफार्मा अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन फेमाइन रिलीफ फंड या रिलीफ फंड जो होते हैं हमारे, वो ना तो कमर्शियल है ना तो कासी कमर्शियल है, लेकिन इनके लिए भी प्रोफार्मा अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, वो तरीका, वो फॉर्मेट जिसमें प्रोफार्मा अकाउंट्स को बनाया जाता है अकाउंट्स ऑफिसेज में, वो डिटर्मिन करता है उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने वाली कंसर्न गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट किस बिना पे वो फॉर्मेट्स प्रेस्क्राइब करती है, ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो समझ आया आपको कि वो डिपार्टमेंट्स जो कि कमर्शियल या कासी कमर्शियल कैरेक्टर के होते हैं या वो एक्टिविटीज को अंडरटेक करते हैं या अपनी मेन एक्टिविटीज के साथ साथ कुछ हद तक कमर्शियल एक्टिविटीज को भी अंडरटेक करते हैं, उनको अपने मेन या जनरल अकाउंट्स के साथ साथ कुछ एडिशनल अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है, और उन एडिशनल अकाउंट्स का नाम है प्रोफार्मा अकाउंट्स। ये प्रोफार्मा अकाउंट्स जो है हम मेन अकाउंट्स के साथ क्यों नहीं बनाते, बिकॉज हम इनको प्योरली कैश बेसिस पे नहीं रख पाते हैं ड्यू टू मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स वगैरह जो इसके अंडर आते हैं, सो दैट हमें जो है लायबिलिटीज, प्रॉफिट और फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्टिविटीज पता चले। तो इस वजह से इनको जो है प्रोफार्मा का नाम दिया है और इन्हें हम प्रोफार्मा अकाउंट्स के अंडर इन एक्टिविटीज को दर्ज करते हैं। ठीक है, और ये भी हमने देखा कि जो प्रोफार्मा अकाउंट्स है ये एक्चुअली अकाउंट्स वाले जो अकाउंट्स ऑफिसेज होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर्स होते हैं, उनको मेंटेन करने पड़ते हैं ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो कि गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे, या जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे अकाउंट्स ऑफिसर्स या अकाउंट्स वगैरह अवेलेबल ना हो, वो जो डिपार्टमेंट
को जिस तरीके से बताया गया हो रेगुलेशंस में कि किस तरीके से मेंटेन करना है, वो उस फॉर्मेट में मेंटेन करते हैं। ठीक है। और एक और बात हमने यहाँ पे देखी कि जो प्रोफार्मा अकाउंट्स है कभी कभार ये रिलीफ फंड के लिए भी बनाए जाते हैं, बट हम यहाँ पे कहेंगे रिलीफ फंड जो न तो कमर्शियल है न तो क्वासी कमर्शियल है, तो ये एक्सेप्शन है कि कहां पे प्रोफार्मा अकाउंट्स जो है बनाए जा सकते हैं इन एक्सेप्शन टू द रूल्स। ठीक। नाउ एज पर जीएफआर 2017, जीएफआर में क्या हमें बताया गया है, पहले मैंने आपको समझाया कि प्रोफार्मा अकाउंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। अब जीएफआर में क्या हमें बताया गया है कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो कि कमर्शियल या क्वासी कमर्शियल बेसिस पे काम करते हैं, यानी जिनके पास कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्री हो, स्टोर हो, वो मेंटेन करने चाहिए ऐसे अकाउंट्स जिनके अंडर वो इन कमर्शियल एक्टिविटीज की ट्रांजैक्शंस को एंटर करें, और उन अकाउंट्स का नाम है क्या, प्रोफार्मा अकाउंट्स। और ये प्रोफार्मा अकाउंट्स जो है वो सब्सिडरी नेचर के अकाउंट्स होते हैं। और ये क्यों हम बनाते हैं, यहां पे भी वही बताया गया है कि जहां पे हम सूटेबली कैश के अंडर सारी चीजें जो है वो नहीं ला पाते हैं। ठीक है। यानी ऐसे अकाउंट्स, ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां पे कमर्शियल या क्वासी कमर्शियल नेचर की एक्टिविटीज हो रही हो और उन एक्टिविटीज का हिसाब किताब हम प्योरली कैश में नहीं रख पाते हैं, ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई है जीएफआर 2017 में कि वो सब्सिडरी अकाउंट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोफार्मा अकाउंट्स मेंटेन करें, जिसके अंडर वो इन कमर्शियल क्वासी कमर्शियल एक्टिविटीज का हिसाब किताब रखे। और ये कमर्शियल अकाउंट्स जो है, ये जो आपके प्रोफार्मा अकाउंट्स है, ये किस फॉर्म में रखने चाहिए, किस फॉर्मेट में मेंटेन करने चाहिए, वो जो सीएजी बताए उस फॉर्म में। और वो सीएजी किसको बताता है, उस डिपार्टमेंट के कंसर्न गवर्नमेंट को। ठीक है। और ये जो हमारे प्रोफार्मा अकाउंट्स हैं, इनमें हमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स वगैरह और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी पड़ती है, सो दैट हमें फाइनल फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिले कि लॉस कितना है, लायबिलिटी कितनी है, प्रॉफिट कितना है, और फाइनली हमारा जो है कमर्शियल नेचर किस हद तक कामयाब हुआ। फाइन, आया समझ आपको प्रोफार्मा अकाउंट्स क्या होते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, What are the methods and principles on which subsidiary accounts यानी प्रोफार्मा accounts in commercial form are to be kept and maintained? क्या तरीके हैं, क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं जिनके बिना पे हमें अपने इन प्रोफार्मा अकाउंट्स यानी सब्सिडी अकाउंट्स को कमर्शियल फॉर्म में मेंटेन करना है। कमर्शियल फॉर्म में मींस जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज है, इनके रिगार्डिंग जो हम ये प्रोफार्मा अकाउंट्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कमर्शियल फॉर्म में ही हुए क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए बना रहे हैं। तो किस तरीके से हमें बनाने हैं, क्या प्रिंसिपल्स, क्या मेथड्स इस रिगार्डिंग हमें बताए गए हैं। ठीक है। तो पहला हमें क्या बताया गया है, The methods and principles in accordance with which subsidiary and pro forma accounts in commercial form are to be kept shall be regulated by orders and instructions issued by government in each case. यानी ये जो हमारे प्रोफार्मा अकाउंट्स या सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं, ये उस फॉर्म में मेंटेन करने चाहिए जिस फॉर्म में गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हो। ठीक है। यानी कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू की हो, उसी फॉर्म में, उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो कि अंडरटेक करे कमर्शियल एक्टिविटीज, उसे प्रोफार्मा अकाउंट्स या सब्सिडरी अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए। ठीक है। सेकेंड, प्रोफार्मा अकाउंट्स जो रेगुलर गवर्नमेंट वर्कशॉप्स एंड फैक्ट्रीज के होते हैं, वो मेंटेन होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस में दिए गए हो। ठीक। उसके बाद प्रोफार्मा अकाउंट्स जो कि पब्लिक वर्क्स के रिलेटेड हो, वो प्रिपेयर होने चाहिए किनके थ्रू, अकाउंट्स ऑफिसर्स के थ्रू, इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन जो कि दी गई है अकाउंट कोड फॉर अकाउंट्स जनरल में। ठीक है। The heads of accounts, we should, as far as possible, be common to the government accounts and the general ledger maintained by the commercial undertaking.
shall be selected with due regard to the principles of governmental and commercial accounting so that the monthly classified account of income and expenditure of the undertaking may be prepared readily from the general ledger maintained by it. तो हमें क्या बताया गया है इस 4th पॉइंट में कि जो भी गवर्नमेंट अकाउंट्स हो, किनके, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के, वो क्या करने चाहिए काम, वो इन सब्सिडरी अकाउंट्स के लिए एक जनरल लेजर मेंटेन करने चाहिए मंथली बेसिस पे, सो दैट उन अंडरटेकिंग्स का जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर हो रिगार्डिंग टू दीज कमर्शियल एक्टिविटीज वो हमें रिडली अवेलेबल रहे. फाइन. पॉइंट 5 हमें क्या बताता है? Where commercial accounts are maintained for the purpose of assessment of the cost of an article or service, the head of the unit shall ensure that adequate regulations are framed with the approval of government in order to ensure that the cost deduced from the accounts is accurate and true. ऐसे वाली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे वाली हमारी यूनिट्स या ऐसे वाली हमारी जो अंडरटेकिंग्स है जहां पे ये जरूरत पड़े कि किसी आर्टिकल या किसी सर्विस जो कि कमर्शियल नेचर के हो, उनका हमें जो है कॉस्ट असेसमेंट करना है, वहां पे उस यूनिट, उस हेड के, उस यूनिट, उस आउटलेट या उस इंस्टीट्यूट या उस अंडरटेकिंग के हेड को ये एंश्योर करना है कि वो वैसे रेगुलेशंस, वैसे रूल्स मेंटेन करे, वैसे रूल्स बनाए विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसके थ्रू, जिनके बिना पे हम उन सर्विसेज और आर्टिकल्स का कॉस्ट डिड्यूस कर सके और वो कॉस्ट जो है एक्यूरेट और ट्रू हो. यानी मैं आपको ऐसे बताती हूं कि अगर कमर्शियल एक्टिविटीज के अंडर हमें किसी आर्टिकल या किसी सर्विस जो उस कमर्शियल एक्टिविटी के अंडर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम मतलब डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है या कोई अंडरटेकिंग प्रोवाइड कर रही है, उस अंडरटेकिंग या उस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसे गवर्नमेंट के साथ इस कॉस्ट असेसमेंट के लिए रूल्स और रेगुलेशंस इस तरीके से बनाने चाहिए कि वो जो कॉस्ट हम निकाल रहे हैं उस सर्विस या आर्टिकल का वो एक्यूरेट निकले और ट्रू निकले. ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या बताता है? फॉर मेंटेनेंस एंड सबमिशन ऑफ सब्सिडरी अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स, यानी जो ये सब्सिडरी अकाउंट्स हैं और इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, उनको सबमिट करने के लिए टू द गवर्नमेंट, जो हेड होगा यूनिट का या डिपार्टमेंट का या अंडरटेकिंग का, उससे ये एंश्योर करना चाहिए कि वो गवर्नमेंट से बाज़ाबिता ऑर्डर्स ऑब्टेन करे कि किस फॉर्म में मुझे ये सब्सिडरी अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स मेंटेन करने हैं. ठीक है. उसके बाद जो वो हेड उन अकाउंट्स को मेंटेन करता है, उनको स्टेटमेंट्स में तब्दील करता है, उसे चाहिए कि वो सबमिट करे अकाउंट्स ऑफिसर को जब जरूरत पड़े. ठीक है. और ये जो हमारे सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं या इनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं, ये ईयरली अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के साथ अटैच होने चाहिए सो दैट ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ग्राफ बन सके. ठीक है. समझ आया आपको यहां तक? यानी कि हमें जो इंस्ट्रक्शंस में क्या बताया जा रहा है कि पहले तो ये जो आपके सब्सिडरी या प्रोफार्मा अकाउंट्स है उन्हें उन तरीकों से आप मैनेज करो जिस तरीके से आपके डिपार्टमेंट को बताया गया हो, इधर भाई डिपार्टमेंटल रेगुलेशंस के थ्रू या गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू या जिस तरीके से आपको जो है आपके अकाउंट्स वाले, आपके अकाउंट्स ऑफिसर इंस्ट्रक्ट करे उस तरीके से. ठीक है. और अगर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो हेड ऑफ द यूनिट को ये इंश्योर करना है कि वो गवर्नमेंट से वो रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो ऑब्टेन करे सो दैट वो इन सब्सिडरी अकाउंट्स को और इनकी स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करे. और हमें ये बताया गया है कि जो भी आप ये प्रोफार्मा अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, इनके स्टेटमेंट्स को मेंटेन करते हैं, वो हमें ईयरली बेसिस पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ सबमिट करने चाहिए. ठीक है. यहां तक आपको समझ आया? और हाँ, एक और चीज में बताई गई है कि जो हमारे कुछ कमर्शियल अंडरटेकिंग्स हैं उनको चाहिए कि वो लेजर मेंटेन करे, जनरल लेजर मेंटेन करे सो दैट उस पे वो मंथ वाइज डिड्यूस कर पाए कि क्या हमारी प्रोग्रेस रही या क्या हमारे जो है लूप होल्स रहे. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
what are personal deposit accounts, which is the authority designated to open personal deposit account, and what are the instructions in this regard. इन्हें पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होते हैं, कौन खोल सकता है, और इस ज़िमन में हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई है. तो देखिए, पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स जो है वो एक वैसा डिवाइस है जो कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बताया जाता है कि आप खोलिए, ताकि वो उस डिपार्टमेंट में खुद ही डायरेक्टली अपना रेवेन्यू क्रेडिट कर सके और डायरेक्टली वहां से विड्रॉ कर सके. ठीक है. और ये जो अकाउंट है ये एक बैंक में खोला जाता है. ठीक है. और ये बैंक जो है ऑथोराइज्ड होना चाहिए उस डिपार्टमेंट के लिए पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोलने के लिए. समझ आई बात. यानी जैसे हमें पता है कि हमारा जो रेवेन्यू आता है फिर हम उसको फाइनली ट्रेजरी के थ्रू या बैंक के थ्रू पर्टिकुलर हेड्स में जमा कर देते हैं. तो क्या ये पॉसिबल है कि जमा करने के बाद वहां से हम खुद विड्रॉवल कर सके? नहीं, मत है, क्योंकि वो जो हम रेवेन्यू डिपॉजिट करते हैं वो थ्रू प्रॉपर हायरार्कियल फॉर्म में पहुंच जाता है अपने फाइनल हेड यानी कंसोलिडेटेड फंड या पब्लिक अकाउंट तक. तो क्या कोई हेड या कोई जो हम बोलेंगे डीडीओ वापस विड्रॉ कर सकता है? वो नहीं कर सकता है ना. लेकिन हमारे पास कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पे ऑथराइजेशन होती है हेड को या डीडीओ को कि वो पर्टिकुलर डिपॉजिट अकाउंट्स खोले, जिन्हें नाम दिया जाता है पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स. वो बैंक में खोले सो दैट जो उनको कुछ पर्टिकुलर रेवेन्यू आए वो उस अकाउंट में वो डिपॉजिट करे और जब नीड अराइज हो उस डिपॉजिट अकाउंट से वो निकाल के उस एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा करे. ठीक है. तब आप बोलेंगे ये कहाँ पे होता है? हमारे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहां पे मोस्टली ये होता है जो फीस वगैरह आते हैं या कुछ जो हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए जो फंड होता है वो जमा करते हैं और फिर सर्टेन एक्टिविटीज के लिए वहां पे जो है सर्टेन मैनेजमेंट ऑफ द कैंपस हो या कुछ ऐसी मिसलिनियस एक्टिविटीज के लिए फिर वो इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसा इसी तरीके से कुछ और भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे वो जो रेवेन्यू उनका आता है फॉर सम पर्टिकुलर एक्टिविटीज वो डिपॉजिट कर लेते हैं. कहां पे? उन पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स में जो उनको खोले जाने के लिए बोला जाता है, ऑथराइज किया जाता है बैंक्स में. और जब नीड अराइज होती है उन अकाउंट से वो पैसा निकाल के उस नीड के लिए जो है खर्चा कर देते हैं. यानी गवर्नमेंट का पैसा ही होता है और गवर्नमेंट के ही एक्सपेंडिचर पे वो वापस लगाया जाता है. ऐसा नहीं कि वो किसी और एक्सपेंस के लिए लगाया जाए, नहीं, वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ही रिसीव किया जाता है. लेकिन कंसोलिडेटेड फंड में डालने के बजाय उसे पर्सनल बैंक अकाउंट में डाला जाता है सो दैट जैसे ही नीड अराइज हो वो पैसा हम निकाल के यूटिलाइज करें गवर्नमेंट की दूसरी एक्टिविटी के लिए. ठीक है. तो अब ये जो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट है ये किस तरीके से खोला जा सकता है, किसको अथॉरिटी है, कौन डेजिग्नेटेड है कि हाँ जी आप खोल सकते हो? इस जिमन में क्या किया गया है, कुछ ऑफिसर्स को गवर्नमेंट बाय ऑर्डर जो है वो डेजिग्नेट करती है कि हाँ जी ये जो अथॉरिटीज हैं ये जो पोस्ट होल्ड करेंगे उनको ये अथॉरिटी दी जाती है कि वो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स जो है वो खोल सकते हैं. ठीक है. जो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स है वो मेंटेन किए जाते हैं बैंक में, जैसे मैंने आपको बताया. तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है यानी जिसके साइन और सिग्नेचर के अंडर ये पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट, फॉर दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस, फॉर दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट खोला जाए, उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ये एंश्योर करना है कि मुझे एक
लेजर अकाउंट इसके लिए मतलब खोलनी है, एक पर्सनल लेजर खोलनी है इसके लिए, ठीक है, सो दैट बैंक और लेजर का जो है आपस में हम साथ साथ चेकअप करते रहे कि कहां हम पहुंचे, और उससे ये चीज हमें इंश्योर करनी है कि ऐसा कोई विड्रॉवल ना हो कि हम माइनस बैलेंस में चले जाएं, ठीक है। हम मतलब वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर, यानी जब पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोला जाता है तो वो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है जिसको ये पावर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अकाउंट खोले, उसे इंश्योर करना है कि एक पर्सनल लेजर वो क्रिएट करे उस अकाउंट के लिए, ठीक है, जो कि उसने बैंक में ओपन कर रखा है, सो दैट बैंक और उस लेजर के बिना पे वो ये चीज इंश्योर करे कि कोई भी एक्स्ट्रा विड्रॉवल ना हो, सो दैट बैंक का जो हमारा वहां पे खाता चल रहा है वो माइनस में चला जाए, ठीक है। खाली वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनको गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी या किसी और कैपेसिटी, वो ऑथराइज्ड होते हैं पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कराने में एक बैंक में फॉर देयर पर्टिकुलर ऑफिशियल वर्क, ठीक है। यानी पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो है वो ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, लेकिन अब इसको पर्सनल क्यों नाम दिया जाता है, क्योंकि ये कोई ऑफिसर अपनी पर्सनल अथॉरिटी में खोलता है और वो ऑफिसर जो है वो उसमें डिपॉजिट करता है पैसे, जो कि उसको रेवेन्यू आता है थ्रू सर्टेन एक्टिविटीज, वो उसमें करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जब उसको नीड पड़ती है फॉर सम अलाउड एक्टिविटीज कि हाँ ये चीजों के लिए आप जो है अपने इस पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट से पैसा निकाल के खर्चा कर सकते हैं, वो निकालता है और उनके लिए खर्चा करता है, ठीक है। और ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है, यानी कि जो ऑफिसर है जो ये अकाउंट खोलता है, उसको बाज़ाबिता गवर्नमेंट जो है बाय ऑर्डर डेजिग्नेट करती है उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में कि वो ये अकाउंट्स खोल सके, ठीक है, समझ आया। तो फॉर ओपनिंग ऑफ पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट हमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई है। पहला तो ये है जो कि पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट है वो तभी खुलेगा जब स्पेशल ऑर्डर डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से इन कंसल्टेशन विद द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इशू किया जाए, ठीक है। यानी पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट हर डिपार्टमेंट का कोई डीडीओ या कोई हेड नहीं खोल सकता है, ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए है, और जिन जिन डिपार्टमेंट्स को ये ऑथराइजेशन दी गई है उनकी भी जो भी ऑफिसर्स हैं जो कि केपेबल है ये पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोलने में, उनको डेजिग्नेट किया गया होता है थ्रू प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। नंबर 2 क्या बताता है हमें कि जो भी ये ऑर्डर या परमिशन इशू किया जाता है कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट से कि हाँ जी फला डेजिग्नेटेड जो पोस्ट है वो एक पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोल सकता है, ये ऑर्डर तभी इशू किया जाता है जब ये पहले वो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री सेटिस्फाई करती है कि जो भी बाकी सारे अकाउंट्स उस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अंदर है वो प्रॉपरली मेंटेन हुए हैं, वो प्रॉपरली जो है मेंटेन किए गए हैं, और उस चीज को सेटिस्फाई करने के बाद वो ऑर्डर जो है पास करते हैं कि हाँ जी फला अथॉरिटी जो है वो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो है वो खोल सकता है, ठीक है, और उसमें मनी जो है वो डिपॉजिट और डिस्पर्स कर सकता है। साथ ही साथ इस अकाउंट का जो है वो प्रॉपरली ऑडिट जो है वो पेश करेंगे, कौन, जिनको आप ये स्पेशल ऑर्डर्स के थ्रू पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोलने की इजाजत दे रहे हो, ठीक है। यानी वो ऑफिसर जिसको आपने इजाजत दी है उससे जो है प्रॉपरली इस अकाउंट को मेंटेन करना है और इसको ऑडिट के लिए भी बाज़ाब्ता पेश करना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बताया गया है
एवरी पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट, यानी हर पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो कि ऑथराइज किया गया है कि हाँ खोला जाना चाहिए, वो एक हिस्सा बनेगा गवर्नमेंट अकाउंट का और फिर पब्लिक अकाउंट का। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है वो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स का जो पैरा 16.7 ऑफ सिविल अकाउंट्स मैनुअल और रूल 191 टू 194 ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स रिसीट्स एंड पेमेंट रूल्स, इन सब के अंडर जो है वो पर्टेन करेगा, वो मैनेज किया जाएगा। यानी ये जो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट है वो इन सब रूलिंग्स के अंडर गवर्न किया जाएगा। ठीक है, पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो है वो किन सूरतों में ओपन करने की ऑथराइजेशन दी जाती है वो हमें देखने। ठीक है, यानी पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो है वो जनरली कब खोलने की ऑथराइजेशन मिलती है वो हम देखेंगे। Number 1, in favor of a designated officer appointed for the purpose of administering monies tendered by or on behalf of wards and attached estates under government management, it shall be ensured that proper arrangements are made for the maintenance and audit of the connected initial accounts. उस designated officer के फेवर में गवर्नमेंट परमिशन देती है पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोलने की, जो कि ऑलरेडी इस तरह के अकाउंट्स को मैनेज कर रहा हो। ठीक है, और उसे क्या करने की जरूरत अब पड़ रही है कि जो भी मनी टेंडर्ड हो रहा है किसी के भी थ्रू या ऑन बिहाफ ऑफ वार्ड्स या एस्टेट्स के अंडर जो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनके अंडर जो भी मनी टेंडर हो रहा हो या गवर्नमेंट मैनेजमेंट के अंडर, उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर को यह अथोराइजेशन मिलती है कि वो खोल सकता है पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट जो है वो तब भी ऑथराइजेशन मिलती है खोलने की जब सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स डिपॉजिट का मसला हो। ठीक है, और तभी ऑथराइजेशन किसको मिलती है? चीफ जुडिशियल अथॉरिटी कंसर्न, यानी जो भी चीफ जुडिशियल अथॉरिटी होती है उसको ये ऑथराइजेशन मिलती है, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है कि वो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स खोले जिसके अंडर वो सारे डिपॉजिट जमा कर सके जो कि सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंडर मिलते हैं। ठीक है, थर्ड, where under certain regulatory activities of the government receipts are realized and credited to a fund or account under the provision of an act to be utilized towards expenditure thereunder and no outgo from the consolidated fund is involved. वैसी एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट जो है आपको ऑर्डर देगा, अथोराइजेशन देगा पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोलने की, जिन एक्टिविटीज के अंडर पैसा आपको आता है और फिर आपको ये उन एक्टिविटीज पे खर्चा करना है जो कि कंसोलिडेटेड फंड के अंडर नहीं आती है। ठीक है, यानी कि जिन एक्टिविटीज के खर्चे के लिए आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, उन एक्टिविटीज के खर्चे के लिए गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइजेशन देती है डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को कि वो खोले अकाउंट जिसके अंडर रिसीट जो है वो आते हैं, सो दैट वो एक्टिविटीज कवर हो जो कंसोलिडेटेड फंड के अंडर कवर नहीं होती है। ठीक है, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट आपको ऑथराइजेशन दे सकती है पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोलने की जहां पे बाय वर्चू ऑफ लॉ या रूल्स जरूरत पड़े ये अकाउंट खोलने की। ठीक है, उसके बाद वो वाले ऑफिसर्स जो डिफेंस डिपार्टमेंट से रिलेट करते हो और कमांड करते हो यूनिट्स को या एडमिनिस्ट्रेशंस को जो पब्लिक फंड्स के अंडर आती है, उनको, उन ऑफिसर्स को पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स जो है वो फॉर सच पब्लिक फंड्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया जा सकता है खोलने। यानी मैं आपको ऐसे ही समझाती हूं कि ऑफिसर्स जो कि कमांड करते हो यूनिट्स या बाकी कंसर्न
आउटलेट्स या बाकी कंसर्न्ड ऑफिसेस को इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, लेकिन कहां पे? डिफेंस डिपार्टमेंट में उनको ऑथराइजेशन मिलती है कि वो पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स खोले फॉर दीज पब्लिक फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सप्लेन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, गिविंग मेजर एंड प्रॉपर डिफरेंशिएशन देयर बाय एज वेल। ठीक है, ये रूल 98 के अंडर कवर होता है। हमें क्या बताया गया है कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स क्या है, इन दोनों में मेजर और प्रॉपर डिफरेंशिएशन जो है वो बताओ। जैसे हमने बजट में भी पढ़ा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, यहां पे भी हम पहले वही देखेंगे। जो भी एक्सपेंडिचर एक डिपार्टमेंट या एक गवर्नमेंट इनकर करे विद द ऑब्जेक्ट टू क्रिएट एसेट्स, ठीक है, यानी वो वाले एक्सपेंडिचर्स जो एक गवर्नमेंट करता है ताकि बिल्डिंग्स बने, ताकि एसेट्स बने, ताकि मशीनरीज खरीदी जाए, ठीक है, उन एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। समझ आई बात? यानी जहां पे आप एक्सपेंसेस इसलिए कर रहे हैं, जहां पे एक्सपेंडिचर इसलिए हो रहा है कि कोई एसेट, कोई बिल्डिंग, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई मशीनरी, ठीक है, कुछ व्हीकल्स वो मतलब खरीदे जाए या वो ऑब्टेन किए जाए या वो एक्वायर किए जाए, उन एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का नाम देते हैं। समझ आई बात? मैं फिर से बोलती हूं कि वैसे एक्सपेंडिचर्स जो कि गवर्नमेंट करे सो दैट एसेट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स या व्हीकल्स या जिसे हम कहेंगे मशीनरी वगैरह जो है वो वजूद में आए, वो खरीदी जा सके या वो एक्वायर की जा सके, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। ठीक है, तो significant expenditures incurred with the object of acquiring tangible assets of a permanent nature or enhancing the utility of existing assets shall broadly be defined as capital expenditure। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक्सपेंडिचर्स जिनके अंडर बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मशीनरी, व्हीकल वगैरह जो है वो वजूद में आए, और साथ ही साथ वो एक्सपेंडिचर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स की यूटिलिटी में, उनकी यूटिलिटी को एनहेंस करने में लगाए जाए, तो उन्हें हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो टेम्परेरी एसेट या ग्रांट इन एड पे हम नहीं लगाते। ठीक है, यानी अगर टेम्परेरी एसेट कोई होगा जो कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हमें बनाना है, लाइक शायद लाइक कुछ हमें रेंट पे लेना है फॉर पर्टिकुलर टाइम, या एक डिपार्टमेंट को कुछ फॉर एग्जांपल कोई कमरा चाहिए या कुछ फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो दैट मीन्स वो जो टेम्परेरी पीरियड के लिए हो, जिसे हम फिर नाम ही दे सके कि ये डिपार्टमेंट का टेम्परेरी एसेट है। ठीक है, वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं करते हैं इंक्लूड। ठीक, उसके बाद वो वाले आइटम्स जिनको ऑथराइजेशन दी जाए प्रेसिडेंट की तरफ से ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया, वो चीजें जो है हम कैपिटल हेड के अंडर ला सकते हैं। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने देखा कि क्या होता है, यानी वो एक्सपेंडिचर्स जिनका फाइनल आउटकम आपका डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर हो, एसेट्स हो, परचेज ऑफ लार्ज मशीनरी हो, सिग्निफिकेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स हो, तो वो हमारे आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर। लेकिन इन कैपिटल एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए, इनका हिसाब किताब रखने के लिए जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उसका नाम है क्या? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की मेंटेनेंस के लिए जो अकाउंट बनता है उसे नाम दिया जाता है कैपिटल अकाउंट। ठीक,
नाउ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट्स। अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर, बिल्डिंग्स बनाई, यूनिट्स क्रिएट किए, स्कीम्स डाली, मशीनरी परचेज की, लेकिन अब इनकी मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, इनकी अपकीप के लिए या इनको चलाने के लिए, वहां पे बिठाने के लिए जो स्टाफ की जरूरत है, उस चीज पे जो खर्चा होता है वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर। या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इस ऐसे कहेंगे कि जो हम एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हम डेली ऑफिस एक्सपेंसेस को, अपने ऑफिसेस को, हम अपने एसेट्स को रन करने के लिए एक्सपेंडिचर्स करेंगे, वो आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हम सर्विसेज पे करते हैं, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर कोई एसेट हमारा नहीं बनता है, कोई चीज हम एक्वायर नहीं करते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो आप एस्टेब्लिशमेंट को, जो आप लॉ एंड ऑर्डर को, जो आप अपने ऑफिस को, जो आप ओवरऑल अपने उन एसेट्स को रन करने के लिए करते हैं, यानी जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे सर्विसेज पे करते हैं हम खर्चा, वो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर। ठीक है, जैसे हमारी सैलरी आई, अपकीप आया, स्टेशनरी आई, पीओएल आया, टेलीफोन चार्जेस आए। ठीक है, ये सारी चीजें किस लिए होती है? ये आपके ऑफिस को, आपकी स्कीम को, आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रन करने के लिए होती है। तो दैट मीन्स ये सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगी। तो अब इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए जो हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? रेवेन्यू अकाउंट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कैपिटल अकाउंट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। ठीक, तो हमने यहां पे क्या सीखा कि हमारे एक्सपेंडिचर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक वो जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, यानी गवर्नमेंट के पास कुछ आए इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बिल्डिंग्स, एसेट्स, मशीनरी, सिग्निफिकेंट जिसे हम कहेंगे व्हीकल्स वगैरह। तो गवर्नमेंट कुछ खरीदे, कोई इमारत खड़ा करे, कोई बिल्डिंग बनाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तो इन चीजों पे जहां पे टेंजिबल एसेट्स की आपके पास एक एक्वायरेंस मिले, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कि आपके ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, सर्विसेज को चलाने के लिए, तनख्वाह के लिए, ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर। तो दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनली रिजल्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एसेट, व्हाइल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई एसेट डेवलपमेंट नहीं होती है, वो बस सर्विसेज को रन करने पे हमें लगता है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो है उसके अंडर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की डिटेल मेंटेन करते हैं, इस वजह से हम कैपिटल अकाउंट जो है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कहते हैं। इसी तरीके से रेवेन्यू अकाउंट्स वो होते हैं जिनमें हम अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डिटेल्स को एंटर करते हैं, और इस वजह से रेवेन्यू अकाउंट्स को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, समझ आया आपको? नाउ फर्दर हमें ये चीज भी दिमाग में रखनी है कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स को लेकर के, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लेकर के, कि जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो मोस्टली उन्हीं रिसीट से हम करते हैं जो कि कैपिटल नेचर के होते हैं। यानी देखिए, हमारे पास दो चीजें होती है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। जो रिसीट हम कैपिटल नेचर से एक्वायर करते हैं, यानी जो रेवेन्यू हम कैपिटल नेचर से जमा करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी रेवेन्यू से निकाला जाता है। ठीक, और इसी तरीके से जो हम रेवेन्यू एक्वायर करते हैं फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, फाइन्स एटसेट्रा, वो हमारा होता है फिर खर्चा किस पे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ही। समझ आई बात? यानी कैपिटल रेवेन्यू के अंडर हम जो पैसा, हम जो रेवेन्यू लेते हैं वो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही करते हैं, और हमारा जो रेवेन्यू रिसीट होता है, यानी कि जो हमारे रेवेन्यू के अंडर, हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स के अंडर जैसे टैक्सेस, ड्यूटीज वगैरह है, उसके अंडर जो हमारे पास पैसा आता है वो फिर गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ही खर्चा करती है। ठीक है,
कभी कभार गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है मीट करने के लिए ऑर्डिनरी रेवेन्यू ऑर्डिनरी जो हमारे पास रेवेन्यू होता है वहां से भी उठा के कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डाल सकती है। यानी जो हमारा रेवेन्यू अकाउंट है वहां जो हमारे पास पैसे आए हैं वो गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, लेकिन तब जब गवर्नमेंट ये पहले सेटिस्फाई करे कि हमारे पास रेवेन्यू के अंडर काफी फंड्स है और वहां पे कोई लायबिलिटी नहीं होगी अगर हम रेवेन्यू का फंड जो है, रेवेन्यू का पैसा जो है कैपिटल में लगाएं। ठीक है, यानी तभी लगा सकते हैं जब आप पहले इंश्योर करें कि हाँ क्या रेवेन्यू के अंडर ये पैसा हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का तब तक कैपिटल नेचर नहीं माना जाएगा जब तक गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर से उस एक्सपेंडिचर को कैटेगराइज ना करे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी खुद ही हम नहीं बोल सकते हाँ जी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज हमने अभी बोला कि सिग्निफिकेंट जो आपका खर्चा होता है तब जाके कैपिटल में आता है, टेम्परेरी या ग्रांट इन एड वगैरह नहीं आता। तो कभी कभार ये कंफ्यूजन होता है कि ये जो खर्चा है इसमें तो छोटी मोटी हट हो गई या इसमें जो ये छोटा मोटा कुछ कैपिटल टाइप का ये हो गया, तो उस टाइम पे आप खुद ही किसी भी आइटम को कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर अनलेस आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से उस बिहाफ पे ऑर्डर्स हो। ठीक है, जब भी बजट एस्टिमेट्स बनाए जाए या गवर्नमेंट अकाउंट्स बनाए जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग दिखाना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। यानी हमारे पास क्या प्रिंसिपल्स है, हम फर्क करें कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और क्या पैसा उन पे खर्च करना है, क्या पैसा इन पे खर्च करना है। यानी हमारे पास क्या वो तरीके हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या प्रिंसिपल्स है कि हम एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू को एलोकेट करें। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया है, पहला ये कि कैपिटल जो है shall bear all the charge for the first construction and equipment of the project as well as charge for the intermediate maintenance of the work while not yet opened for service. It shall also bear charges for such further additions and improvements which enhance the useful life of the asset as may be sanctioned under rules made by the competent authority. पहला हमें ये बताया गया है कि हम किस बिना पे ये चीज कैटेगराइज करें, इस चीज पे फर्क करें कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पहला ये कि कैपिटल वो होता है कि जब आपको कोई चीज की कंस्ट्रक्शन करनी है या आपको कोई प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करना है या आपको कोई चार्जेस जो है किसी वर्क पे लगाने हैं, ये सारा कैपिटल में आएगा और तब तक ये सारा खर्चा कैपिटल में आएगा जब तक वो सर्विस, वो बिल्डिंग, वो इक्विपमेंट, वो प्रोजेक्ट ओपन ना हो जाए पब्लिक के लिए। तब तक जो भी इस पे खर्चा आएगा वो कैपिटल के अंडर दर्ज होगा। ठीक है, उसके बाद इस एसेट की लाइफ को एनहांस करने के लिए, इस एसेट में कुछ इंप्रूवमेंट्स करने के लिए, एडिशंस करने के लिए, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का फ्लोर चढ़ाने के लिए, गाड़ी की ओवरऑल जो है मेंटेनेंस के लिए, रिपेयरिंग के लिए या मशीनरी की एडिशन या अपग्रेडेशन के लिए, दैट मींस फ्यूचर एडिशंस के लिए या फर्दर एडिशंस के लिए जो भी खर्चा होगा वो भी कैपिटल में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद हमें बताया गया है कि अब रेवेन्यू में क्या आएगा। अब ये जो ये सर्विस हमने कैपिटल के अंडर स्टार्ट की, जैसे ये ओपन हुई फॉर पब्लिक, ठीक, उसके बाद इसकी वर्किंग पे जो भी एक्सपेंसेस जाएंगे वो रेवेन्यू के अंडर जाएंगे। यानी उसके बाद जो वहां पे खर्चे होंगे स्टाफ के लिए, स्टेशनरी के लिए, डे टू डे वर्किंग के लिए, वो सारा आप रेवेन्यू में कैटेगराइज करोगे। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ वर्क्स ऑफ रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट, जो कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की दोनों हो सकती है। ठीक है, रेवेन्यू और रिप्लेसमेंट, जहां पे रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट, जहां पे आप जो है ये अब समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैपिटल भी तो है और ये रेवेन्यू भी है, क्योंकि आपने अभी देखा कि रिप्लेसमेंट में खाली आपकी बिल्डिंग की जो है
एक रिनोवेशन ही नहीं आएगी, वहां पे कुछ चीजों की रिप्लेसमेंट भी आएगी, ठीक है। लेकिन यहां से हम बोल रहे हैं कि वंस एक बिल्डिंग ओपन हो गई फॉर पब्लिक, उसके बाद जो खर्चे आएंगे वहां की मेंटेनेंस के लिए वो रेवेन्यू में जाएंगे। लेकिन यहां से हमें पता है अगर हमें बिल्डिंग में कोई एनहेंसमेंट करनी है, कोई चीजें एडअप करनी है, वो कैपिटल नेचर की होंगी। तो ऐसी जगहों पे जहां पे हमारा दोनों के अंडर, कैपिटल और रेवेन्यू के अंडर फॉल होता है कोई आइटम, ठीक है, और बंदा जो है या ऑफिसर जो है या डिपार्टमेंट जो है वो अब ये डिसाइड करना है कि ये अब कैपिटल के अंडर जाएगा कि ये चीज रेवेन्यू के अंडर जाएगी, तो वहां पे हमें क्या बोला गया है कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर जो होगी इन सच केस वो रेगुलेट की जाएगी बाय प्रिंसिपल के रेवेन्यू जो है वो हमें फंड दे रिप्लेसमेंट के लिए फॉर ऑफ ऑल वेस्टेज या डिप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह के लिए। लेकिन अगर जेन्युइन इंप्रूवमेंट्स करनी है, लाइफ को एनहेंस करना है, तब जो है खर्चा कैपिटल के अंडर जाएगा। समझ आई बात? यानी रिप्लेसमेंट वाला रेवेन्यू में जाएगा, और अगर आपको रिन्यूअल करना है, एनहेंसमेंट करनी है, लाइफ एनहेंस करनी है, वो खर्चा जो फिर कैपिटल के जिम्मे है। समझ आई बात? उसके बाद हमें बताया गया है कि जहां पे बाय स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट रिन्यूअल्स, डेप्रिसिएशंस वगैरह हमें ऑर्डर किए गए हो फॉर रिन्यूइंग ऑफ एनी एसेट ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट या अंडरटेकिंग, ठीक है, तो जो एक्सपेंडिचर होगा रिन्यूअल्स या रिप्लेसमेंट्स पे वो इस तरीके से कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में रेगुलेट किया जाएगा कि हमें उस टाइम पे एक्सेसिव विड्रॉवल ना हो पाए, ना तो रेवेन्यू से ना कैपिटल से। यानी कि उस टाइम पे आपको खर्चा, एक्सपेंडिचर इस तरीके से करना है कि एक्सेसिव विड्रॉवल्स ना हो किसी भी फंड में। समझ आई बात? उसके बाद हमें बताया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है ऑन अकाउंट ऑफ, अगर कोई डैमेज हुआ हो किसी बिल्डिंग को, किसी मशीनरी को, किसी व्हीकल को ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, ठीक है, वो चार्ज किया जाएगा इधर कैपिटल या रेवेन्यू, या उन दोनों को बीच में डिवाइड करके, आधा कैपिटल को आधा रेवेन्यू को, डिपेंडिंग कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये किस चीज में रिजल्ट करेगा फाइनली। वहां पे क्रिएशन होगी या वहां पे रेस्टोरेशन होगी। अगर क्रिएशन होगी तो कैपिटल में जाएगा, अगर रेस्टोरेशन होगी तो ऑब्वियसली रेवेन्यू में जाएगा। समझ आई बात? उसके बाद नेक्स्ट रूल हमें क्या बताया गया है कि हाँ, मैं आपको ये एक फिर से यहां पे बताती हूं कि ये वाला पार्ट कि अगर नेचुरल कैलेमिटी, सपोज अर्थ कोई आया, एक बिल्डिंग गिर गई, पूरी की पूरी गिर गई, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा ब्रॉडली समझाती हूं, गिर गई, तो अब ये बिल्डिंग फिर से बनानी है, तो दैट मीन्स वहां पे फिर से एक एसेट क्रिएट होगा, बिल्डिंग बनेगी, तो वो कैपिटल में जाएगा। अगर बिल्डिंग का जो है कुछ क्रैक आ गया, ठीक है, शीशा टूट गया, वैसा कुछ हुआ, तो वो रिपेयरिंग के अंडर काउंट होगा, तो वहां पे वो रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फायर में भी है, इसी तरीके से फ्लड में भी है, या एनिमी एक्शन हो वहां पे भी यही होगा। अगर क्रिएशन हो रही है डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि डैमेज तो हो गया लेकिन अब जब आप इस पे खर्चा करें वहां पे क्रिएट हो रहा है कुछ, तो कैपिटल में जाएगा। अगर क्रिएट नहीं हो रहा है, बस आप रेस्टोरेशन कर रहे हो, रिनोवेट कर रहे हो, ठीक है, तो रेवेन्यू में जाएगा। फाइन। उसके बाद जो कि टेम्परेरी एसेट है उस पे जो भी एक्सपेंडिचर जाएगा वो नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अनलेस आपको इस जिम्मन में ऑर्डर्स मिले, ऑथराइजेशन मिली प्रेसिडेंट के बिहाफ से, ठीक है। यानी अगर टेम्परेरी नेचर के एसेट्स हुए वो आप कैपिटल में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, अनलेस आपके पास इस जिम्मन में, इस कंटेक्स्ट में प्रॉपर ऑर्डर्स मिले, ठीक।
उसके बाद the allocation between capital and revenue expenditure on a capital scheme for which separate capital and revenue accounts are to be kept shall be determined in accordance with such general or special orders as may be prescribed by the government after consultation with the CAG of India. यानी एक ऐसी स्कीम है जो कि कैपिटल है खुद, ठीक है, कैपिटल नेचर की स्कीम है, लेकिन उसके अंदर फिर कैपिटल भी आता है, रेवेन्यू भी आता है. कैपिटल नेचर की स्कीम, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की जो कि पब्लिक की सर्विस के लिए है, ठीक है. उसके लिए पहले जो है हमने गवर्नमेंट ने क्या किया, काम बिल्डिंग बना दी, जमीन खरीदा, उसके बाद या जमीन थी उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, उसके बाद वहां पे गाड़ियां वगैरह उसके लिए रखी गई, और उसके साथ साथ फिर उस बिल्डिंग में स्टाफ भी तो देना है, एडमिनिस्ट्रेशन भी तो रन करनी है, उन गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइवर भी तो देना है. दैट मीन्स कैपिटल और रेवेन्यू दोनों चीजें आ रही है, दोनों एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं. तो उस टाइम पे उस कैपिटल स्कीम का सारा खर्चा आप कैपिटल नहीं समझोगे, आपको प्रॉपरली बाइफरकेट करना है कैपिटल और रेवेन्यू कंपोनेंट में, और प्रॉपरली आपको उसके लिए कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट जो है मेंटेन करने हैं. बिकॉज ऑल्दो कैपिटल इज स्कीम, मतलब स्कीम खुद कैपिटल है, ठीक है, लेकिन यानी कैपिटल नेचर की है, लेकिन इसके अंदर दोनों कंपोनेंट्स फिर आएंगे, कैपिटल भी आएगा, रेवेन्यू भी आएगा. तो उस टाइम पे आप प्रॉपरली डिटरमिन करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हमें रेवेन्यू के अंदर डालना है, कौन सा हमें कैपिटल के अंदर डालना है, और वो किस तरीके से करेंगे आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रॉपर ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट्स insofar they relate to expenditure previously debited to capital accruing during the process of construction of a project shall be utilized in reduction of capital expenditure. Thereafter their treatment in accounts will depend on the circumstances, but except under special rule or orders of government they shall not be credited to the revenue account of the department or undertaking. तो capital receipts यानी capital कंपोनेंट के अंदर जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, जो आपके पास कैपिटल नेचर के कैपिटल एक्टिविटीज के थ्रू पैसे आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऑक्शन की एक बिल्डिंग की या व्हाटएवर, इसके अंदर जो आपके पास या आपने अपनी व्हीकल्स की ऑक्शन की, आपने जो है डेड आइटम्स की या जो हम नॉन सर्विसेबल आइटम्स की ऑक्शन की, उसके अंदर जो आपके पास पैसे आते हैं, ठीक है, वो यूटिलाइज होने चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही, अनलेस आपके पास इस जिम्मन में कोई रूल गवर्नमेंट इशू करे कि नहीं जी ये पैसा आप रेवेन्यू अकाउंट में जमा कर दो या रेवेन्यू चीजों के लिए खर्चा कर दो, ठीक है, तब तक आप नहीं डालेंगे, वो कैपिटल के लिए ही रहेगा, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट, रिसीट्स और रिकवरीज जो है ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास पैसा आ रहा है, रिसीट्स रेवेन्यू आ रहा है या रिकवरीज आ रही है, वो भी पैसा ही हुआ ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है. कैपिटल अकाउंट के अंदर जो आपके पास रिसीट्स और रिकवरीज आ रहे हैं वो जो है कैपिटल मेजर हेड के अंडर ही कैटेगराइज होनी चाहिए, अनलेस आपके पास कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए, कुछ ऐसे एलोकेशंस आए कि इन्हें जी आप रेवेन्यू में डाल दो. यानी कैपिटल रिसीट्स कैपिटल एक्टिविटीज के अंदर ही तब तक जब तक आपके पास कोई स्पेशल ऑर्डर ना आए कि रेवेन्यू अकाउंट के अंदर इनको क्रेडिट करो. इसी तरीके से कैपिटल के अंदर जो आपकी रिकवरीज आती है, ठीक है, उन्हें भी आप जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए ही डेबिट कराओगे, अनलेस आपके पास जो है कुछ ऑर्डर ना आए कि इन्हें आप रेवेन्यू में डाल दो. समझ आई बात? विद दिस आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है. आई होप आपको सब समझ आया होगा. कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. विद दिस आई विल टेक लीव विद रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट ये कंटेंट हमारे बाकी सारे मिनिस्ट्रियल कैडर के कोलीग्स तक पहुंच जाए और वो एग्जाम को क्वालिफाई